गरीब खत्म, 82 करोड़ गरीब खत्म। और इस एक्ट के माध्यम से जो धारा 3 है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसान पूरी तरह से बंध जाएगा। और जो व्यापारी उत्पादन है सबका बहिष्कार करो, रिलायंस के जियो का बहिष्कार करो, रिलायंस के पेट्रोल पंप का बहिष्कार करो, तेल भराना किसी और से भराओ। लगातार किसानों की आवाज़ उठ रही है और किसानों के बीच जाने पहचाना चेहरा आप देख रहे होंगे, चर्चित चेहरा है जिन्हें अपनी पहचान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको जो भी बात बताएंगे वो कोर्ट के माध्यम से और आपको लॉ के माध्यम से ही बताएंगे। सर, सबसे पहला सवाल मैं ये करूँगा कि जो 26 जनवरी के दिन ये हुआ और उसके बाद हालात बदले और फिर कल जो एक हालात ये पैदा कर दिए गए कि आंदोलन को ख़त्म करने की, तो सर इसे जो देश की जनता है वो ये जानना चाहेगी, अगर इसे कोर्ट की तरीके से डिफ़ाइन किया जाए तो कैसा करेंगे? नहीं, देखिए, आप कोर्ट के यूँ कहो कानूनी तरीके से डिफ़ाइन आप कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से इस सरकार का षड्यंत्र था। अब ये सरकार इसी तरह के काम करती है, वैसे तो इसके पास कुछ है नहीं, पूरे देश के विरोध में ये कानून लेकर आए हैं और चंद उद्योगपतियों पूंजीपतियों को बचाने के लिए कानून लेकर आए हैं। और आंदोलन ये बहुत बड़ा बन चुका है, किसानों में नहीं, किसानों के अलावा इसमें मजदूर भी आ चुके हैं। इसमें आप देखें, एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें 6.5 करोड़ लोग हैं, MSME वाले वो भी लोग आ चुके हैं, यानी लघु एवं कुटीर उद्योग वाले वो भी जुड़ चुके हैं। इसमें जवान पूरी तरह से जो फौज के रिटायर्ड जवान हैं वो भी सब जुड़ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में वकील जुड़ चुके हैं, लगातार आते हैं वकील, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, विचारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार इससे जुड़ रहे हैं। तो ये आंदोलन उनकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा बन गया और जैसे कोरोना का सहारा लेके इसे दबाना चाहते थे, वो इस आंदोलन को दबा नहीं पाए। अब वो गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। अब गुंडागर्दी का इनका इतिहास अब का नहीं है। आप पीछे चले जाओ, गोधरा से लेकर और उससे भी पीछे चले जाओ तो सारे इनके काम ऐसे ही रहे हैं। कत्लेआम कराने में इस पार्टी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। आप 2002 के दंगों को जानते हैं, इसके बाद दिल्ली दंगे सब नहीं देखे हैं, पिछले साल की वो है सारा सब कुछ। तो उस आधार पर ये इसको दबाना चाहते हैं। इसीलिए जो इन्होंने काम किया, जो षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र ये था कि सिख समाज के जो लोग हैं, सिख पंथ के जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जाए। उन्हें क्यों किया जाए? इस आंदोलन में अगर आप शुरू से देख रहे हो, पिछले 65-66 दिनों से हर मोर्चे पर इसको लीड करने वाले लोग वही सिख समाज के लोग हैं। और वो न केवल लीड कर रहे हैं, बल्कि आप देखिए लंगर सब कुछ लगा के इतनी बढ़िया व्यवस्था उन्होंने की है कि दुनिया में इससे बड़ा आंदोलन नहीं, और उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये उनकी मेहनत है, उनका ढंग और तरीका है, जिसकी वजह से ये आंदोलन और दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जा रहा है। तो उन लोगों को, क्योंकि ये उन लोगों को खरीद नहीं सकते हैं, ये उन्हें डरा नहीं सकते हैं, ये उन्हें दबा नहीं सकते हैं, इसलिए कैसे किया जाए? तो इनको बदनाम किया जाए। और बदनाम कैसे किया जाए? ताकि जो इनकी नीति रहती है, जब मुसलमान से लड़ना तो हिंदू मुस्लिम, और जब सिखों को टारगेट करना तो हिंदू और सिख, ये टारगेट करो, धर्म के नाम पे ये सारा सब कुछ करते हैं। इसीलिए जानबूझकर जो बीजेपी का इनका व्यक्ति है, जिसका नाम चल रहा है, जो प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, गृह मंत्री के साथ में फोटो है, और साथ में जो 3 और सांसद हैं, सन्नी देओल, हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी, उनके साथ में फोटो। इसका मतलब ये है वो बीजेपी का आदमी है। तो इन्होंने अपना आदमी भेज के और पूरी व्यवस्था उस इलाके में करा के, जो किला अपने आप में केवल किला नहीं है, वाकई में किला है, चारों तरफ से मजबूत उसकी सुरक्षा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां रहते हैं, CISF CRPF के जवान वहां रहते हैं, साथ में गणतंत्र दिवस के समय और स्वतंत्रता दिवस के समय यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो पूरा इलाका 3 दिन पहले सील कर दिया जाता है। वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा होती है। ऐसे में कैसे वो चला गया? मतलब साफ है कि एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों को वहां भेजा गया, बड़े आराम से उन्हें चढ़ाया गया और उन्होंने अपनी जो करतूत करनी थी वो कर दी, और उसके बाद में पूरे सिख समाज को बदनाम किया गया। यही है ना? और इसीलिए जो सिंगू बॉर्डर पे जाके 400-500 गुंडे जो बीजेपी के हैं, जो ये कह रहे हैं कि लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग किसी भी हालत में
वहां के जो साथी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने प्यार से, इतने सम्मान से उन सबको साथ में लेके चल रहे हैं। आंदोलन वाले लोग, ऐसा कभी आपने आंदोलन देखा नहीं होगा। और वहां के जो भी हैं, जो भी किसी के माना मकान है वो भी ऑक्युपाई है, किराए पे लेके लोग रह रहे हैं, होटल है वो भी ऑक्युपाई है, रह रहे हैं, तो वहां उनका व्यापार बहुत तरीके से चल रहा है, उनका सामान बहुत तरीके से बिक रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग, तो लोकल लोग क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए वो बीजेपी के गुंडे हैं जो पुलिस प्रशासन की देखरेख में बाकायदा गृह मंत्री के संरक्षण में, गृह मंत्रालय के संरक्षण में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सब कुछ उसी के, और निशान साहब को इसीलिए वहां पर लगाया गया। ये जो षड्यंत्र है इनको टारगेट करके किया गया है, लेकिन ये षड्यंत्र हमेशा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये इस बात से कभी बाज नहीं आएंगे। वो कहते ना, कहावत है, कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रखो तो जब निकालोगे टेढ़ी टेढ़ी। ये है इनका नाम। और बिल्कुल, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये भी बहुत बढ़िया। तो ये है इनकी फितरत। लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूंगा कि जिस सिख समाज के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, उनका बलिदान देखो। तुम जिन हिंदुओं की बात कर रहे हो, जिस धर्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे इसी हिंदू धर्म को बताने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है, गुरुओं ने कुर्बानी दी है। तो तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, डूब के नहीं मर जाना चाहिए कि जो तुम्हारे धर्म की रक्षा, जिसका डंका लेके आप पूरे देश में जो है गुंडागर्दी फैला रहे हो, उस धर्म की रक्षा सिख गुरुओं ने की। ध्यान, एक बात। दूसरी बात, यही सिख समाज के लोग हैं, दुनिया भर में कहीं भी कुछ भी हो जाए, सबसे पहले सहायता लेके, लंगर लेके, सामान लेके यही पहुंचते हैं। और दुनिया भी आज इनका लोहा मानती है। कोरोना काल में यूरोप के लोग भी इनकी सेवा के कायल हैं। लोगों को न केवल खाना खिलाते हैं और सामान देते हैं, और इसके अलावा अगर देखना चाहे, किसी को देखना हो, तो आप निगमबोध घाट पर जाइए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, कितना खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। इसके अलावा एक शहीद भगत सिंह सेवा दल करके है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात को 10-11 बजे के आसपास निकलते हैं गाड़ियों में खाना लेकर, सब्जी, दाल, रोटियां लेकर। कोई भी भूखा कहीं भी मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें मालूम है सेवा कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कहाँ कहाँ लोग हो सकते हैं। वहां जाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। जिनके पेट में दाना नहीं है, उनके पेट में अन्न डालते हैं। वो ऐसे लोग जिन्होंने इस दिल्ली के कोरोना काल में सरकार के कहने पर 2 लाख लोगों को रोजाना खाना खिलाया, आप उनको बदनाम कर रहे हो। आप उनको निशाने पर लेना चाहते हो और उनके खिलाफ पूरे देश को भड़काना चाहते हो। क्या देश के लोग ये समझ नहीं रहे हैं? पूरा देश इस बात को समझ रहा है, और पूरा देश अपने सिख समाज के भाइयों के साथ एकजुट होकर खड़ा है, और तुम्हारा ये षड्यंत्र किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और ये भी बता दे रहा हूं, अगर तुम्हारी एक भी गोली चलेगी, तुम्हारी एक भी लाठी चलेगी, तुम्हारी एक भी तलवार चलेगी, उससे पहले सिख समाज के साथ में जो खड़े हुए बाकी सारे लोग हैं इस देश के, जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सारे के सारे पहले उनका सीना सामने आएगा। देखते चलाओ तुम कितनी ताकत है तुम में, और कितना ये जो गोलियां और ये तलवार चलाते हो। ये समझना चाहिए। तो हम सब इस सारी चीज को जानते हैं, ये उन्हीं का षड्यंत्र है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और आज का यहाँ का जन सैलाब इसको सिद्ध कर देता है कि उनके षड्यंत्र को सब लोग समझ चुके हैं, और इसलिए ये आंदोलन अब यहाँ से बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत मजबूत होगा। सर, दूसरा सवाल मेरा यह है, कल मैं बीजेपी के एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, मैंने उनसे बात करी थी, तो उनका ये कहना था कि दीप सिंधु पिछले 2 महीने से उनके साथ था, तो वो उनके बैनर के तले हुआ। अब ये क्या नाम है, अगर उसने इस तरीके की हरकत कर दी है तो वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आंदोलन में कहीं भी कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति आता है, ये एक सामान्य सी बात है, कई बार पता नहीं लगती कि कौन किस नियत से आया। ये तो जब घटनाक्रम होते तब पता लगती है कि कौन क्या है, और उसी के बाद सारी चीजें आती हैं। ऐसा होता रहा है, ऐसा हमेशा होता है। तो ये कहना कि 2 महीने से साथ में था, हाँ था 2 महीने से साथ में, और वो आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात भी करता था, लेकिन वो आपका साथी था ना। अगर वो आंदोलन से अलग बात करता तो लोग पहले ही पहचान के उसे निकाल नहीं देते। आपने ट्रेंड किया कि किसी भी हालत में तेरा पता ना लग जाए तो हमारा है, लेकिन जैसे उसने हरकत की, उसके बाद में सोशल मीडिया पे सारी उसकी करतूतें, सारी उसकी फोटो प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री के साथ में, सबके साथ में निकल के आ गई, और जो उनका झूठ था, जो उनका षड्यंत्र था,
वो बेनकाब हो गया। ये सारी चीजें ये ऐसे होती हैं। जो ये बिल है ये आम जनता पर किस तरीके से प्रभाव डालेंगे, ये थोड़ा सा आप डिफाइन देखिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। इस बिल से बहुत शॉर्ट में बताता हूं। इस बिल से जो 82 करोड़ लोग गरीब हैं, जिनमें छोटे किसान भी हैं, जिनमें मजदूर भी हैं, वो 82 करोड़ लोग जिनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में सरकार ने बनाया है, संसद ने बनाया है, और जिसके अनुसार उनको 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना है। इससे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। कैसे? भूखे मर जाएंगे। कैसे? जब सारी जो जमीन है, सारे किसानों के साथ सारी जमीन का एग्रीमेंट व्यापारियों के साथ में हो जाएगा, सारा अनाज फिर व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा, तो सरकार जो गरीबों के लिए अनाज खरीदती है वो कहां से लाएगी? नहीं हो सकता। इसलिए गरीब खत्म, 82 करोड़ गरीब खत्म। और इस एक्ट के माध्यम से जो धारा 3 है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसान पूरी तरह से बंध जाएगा, और जो व्यापारी है वही उसे खाद भी देगा, वही बीज देगा, वही उसके कीटनाशक देगा, वही मशीन नहीं देगा, वही टेक्नोलॉजी देगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं कर सकता किसान, और वो अपने दाम पर देगा। इसका मतलब किसान पूरी तरह से बंध गया, उसकी पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन होते हुए भी एक दाना उसमें से ले नहीं सकता। कैसे? माना मक्का उगाई, और जब भुट्टा होता है कच्चा, खाने का मन करे, नहीं खा सकता, क्योंकि एग्रीमेंट है लाला जी के साथ, उद्योगपति के साथ। गन्ना उगाया, गन्ना खाने का मन करा, बच्चे भी चाहे गन्ना तोड़े, अपना खेत है, नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट है। तो अपनी ही जमीन पर वो गुलाम बन गया, अपनी ही जमीन पर वो बिल्कुल पराया हो गया, कुछ नहीं खा सकता। इससे बड़ा और कोई खतरनाक कानून हो सकता है? तो किसान खत्म, मजदूर खत्म, और जो ये खाद और बीज और तेल, खाद, बीज और टेक्नोलॉजी और कीटनाशक, ये जो मशीनरी है खेती में काम आने वाली, ये भी जब वही व्यापारी देगा, तो ये जो व्यापारी हैं, जो खाद बेचता है, कोई बीज बेचता है, कोई कीटनाशक बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई टेक्नोलॉजी बेचता है, ये खत्म, क्योंकि वो व्यापारी दे रहा है। तो इसका मतलब एक ही कानून से 82 करोड़ गरीब खत्म, मजदूर खत्म। उसी कानून से जो इस देश में 14.5 करोड़ किसान हैं वो खत्म। इसी कानून से लाखों की संख्या में जो व्यापारी हैं ऐसे, वो व्यापारी खत्म। ऐसा कानून है ये। इस कानून को चाहेंगे लोग कि ये लागू हो? जिनको नहीं पता है आप बताइए, दिखाइए उनको। इतना खतरनाक कानून है। इसीलिए मैं कहता हूं ये देश को तबाह करने वाला कानून है, और देश के लोगों को, इस देश के किसानों का, अन्नदाता का ऋणी होना चाहिए कि अन्नदाता ने ये लड़ाई शुरू करी है, जो सबकी लड़ाई है वो अपने कंधे पर लेकर चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं सब लोग इस आंदोलन में साथ दो, और जो यहां से बहिष्कार की कॉल है, रिलायंस के जितने भी उत्पादन है सबका बहिष्कार करो, रिलायंस के जियो का बहिष्कार करो, रिलायंस के पेट्रोल पंप का बहिष्कार करो। तेल भराना किसी और से भराओ, पेट्रोल या डीजल। जो अडानी है, अडानी का जो पेट्रोल पंप है या गैस है, उसका बहिष्कार करो। अडानी का जो फॉर्च्यून के उत्पादन है, वो फॉर्च्यून बेसन, फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून चावल, फॉर्च्यून की, सब उसका बहिष्कार करो। साथ में लाला रामदेव का जो जितना भी उत्पादन है उसका पूरी तरह से, जो पतंजलि है उसका बहिष्कार करो, और इसके साथ साथ लाला रामदेव का जो रुचि सोया है इसका बहिष्कार करो। और आखिर में एक चीज, हो सके 1 साल के लिए अपने घर के टेलीविजन पर ताला लगा के बंद कर दो। यही मेरा कहना है। सर लास्ट सवाल यार, अभी भी लास्ट सर, एक तरफ सरकार कह रही थी कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन जब आपने ये बिलों की कमी इसमें ये चीज़ें गिनाई हैं, तो फिर सरकार को ऐसा बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उनका एक नारा ये भी था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी के विषय में क्या जानते हो आप? ये तो आप बताएं। मोदी जी एक ऐसे प्राणी हैं इस चराचर जगत में कि सुबह से लेकर शाम तक झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो ये सबका साथ झूठ, सबका विकास झूठ, सबका विश्वास पूरी तरह से झूठ। तो एक झूठा व्यक्ति अगर ये कानून ला रहा है तो ये झूठ ही होगा, बकवास ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और मोदी जी
ये तो कहते हैं कानून बहुत बढ़िया, ये नहीं बताते कानून में है क्या। अरे उसको बताओ ना, वो इसलिए नहीं बताते, पढ़ सकते नहीं, अनपढ़ आदमी है। ठीक है। तो जिस तरीके से आपने एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की बात सुनी, और ये बहुत बड़े वकील हैं, और उनका साफ यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। कैमरा पर्सन महराज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।